अब देखो हम क्या कहने की बात कर रहे थे। तुम ये देखो, हर मेथड के अंदर वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो। ये मेथड भी नहीं चलेगा जब तक वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट इसको नहीं मिलेगा। इसमें क्लिक ऑन सेव बटन कर रहे हो ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वही वेब यूटिल का तो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तभी तो सर्च एलिमेंट करोगे और तभी तो क्लिक करोगे। तो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट यहां भी बनाना पड़ेगा। ये देखो, अब यहां भले तुम लिख दो क्या, डब्ल्यू क्या सर्च एलिमेंट और किसका एक्सपाथ दे दो, सेव बटन का क्या दे दो, एक्सपाथ दे दो, फिर डब्ल्यू डॉट करके क्या कर दो, क्लिक कर दो, और फिर जो वेब एलिमेंट पाओगे यहाँ सर्च एलिमेंट से वही यहाँ क्या कर दो, भेज दो, ऐसे ही। और इसको एक दूसरा पैरामीटर क्या है, नेम इसका लिख देते हैं क्या, सेव बटन। हो गया ना। इस तरह से करना शुरू, ऐसे कर रहे हो ना, हर मेथड में तुमको वेब यूटिल का पैरामीटर चाहिए। वही अब हम कह रहे हैं कि क्यों ऐसा नहीं करते कि इस पेज क्लास के अंदर क्या डाल दो, कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर में दे दो क्या, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा कहीं से भी तो उसे पैरामीटर भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा। जैसे देखो ये बनाया हुआ है, ये देखो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाया है। सीधे अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाएगा अब तो नहीं चलेगा ना भाई। अगर क्या रहा होता, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहा होता तो चलता, कंस्ट्रक्टर ना रहा होता तब भी चलता। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर है और पैरामीटराइज्ड है तो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम, और इवन बोलेगा तुमसे यार कर्सर ले जाओ, ऐड आर्गुमेंट टू मैच क्रिएट न्यू लीड पेज, और क्या, वेब यूटिल। वो कह रहा है कि वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट हमें दो। और इवन यहां भी दिखता जब सिर्फ तुम ऑब्जेक्ट बनाते थे। ऑब्जेक्ट बना रहे हो, कह रहा है ना वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना। क्यों मांग रहा है, क्योंकि इसके अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। जब कोई कॉल करेगा तो उसे भेजना पड़ेगा वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। और ये भी तुम्हारे लिए समस्या नहीं है क्योंकि वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे पास इस मेथड के अंदर है ही, है कि नहीं है। शुरू में सबसे पहले क्या बनाते हो टेस्ट केस में, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है ही, और वही ऑब्जेक्ट ये मांग रहा है, क्या दिक्कत है, भेज दो ना। अब जैसे लाइन नंबर 32 पे आएगा, एक काम करते हैं, चाहो तो तुमको हम यहाँ पे डिबग करके दिखाते भी हैं। हेलो हेलो, ब्रेक पॉइंट लगाए हैं कि नहीं लगा। देखो जब भी हम कुछ चेंज करते हैं तो भाई अब तुम भी चेंज हुआ यूज करना शुरू करो, और जो भी चेंज कर रहे होंगे उसकी एक प्रॉपर रीजनिंग होगी ना, उसकी एक प्रॉपर क्या होगी, रीजनिंग होगी। बेवजह तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा होगा। तुम ये देखे कि ऐसे भी हो सकता था, लेकिन अब ये देख रहे हो इससे भी अच्छा तरीका है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसी वाले पे 3 दिन और प्रैक्टिस करनी है। अब तो हम समझ रहे हैं ना, और हमें बस क्या करना है, इसको चेंज कर देना नए वाले पैटर्न पे। देखो आ गए इस पेज पे कि नहीं, लाइन नंबर 32 पे है। अब देखो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट पैरामीटर में मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। हमने भेजा, तुमको हमने बताया है कि स्टेप ओवर होता है और एक स्टेप इनटू। स्टेप इनटू करो तो मेथड के अंदर वहां जाएगा, कंस्ट्रक्टर में जाएगा, पहली लाइन पे रुक जाएगा। देखो ये आ गया कि नहीं, फिर यहाँ स्टेप ओवर किया। अब देखो जो ऑब्जेक्ट वहां से भेजा था इसमें आया है कि नहीं आया है, आया है ना।
लेकिन ये डब्ल्यू जो ऑब्जेक्ट है ये इस मेथड का है ना, ये तो पूरे क्लास के अंदर हर जगह यूज हो नहीं सकता। लेकिन देखो कितना दिमाग हमने लगाया कि हमने डब्ल्यू नाम का या किसी भी नाम का एक और क्या बना दिया, वेरिएबल, जिस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल है। भाई नहीं कुछ डालते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा होगा, नल ना। लेकिन ये वेरिएबल कैसा है, नॉन स्टैटिक। इसकी क्वालिटी ये है कि इसे इस क्लास का हर मेथड यूज कर सकता है। सोचो जरा, डब्ल्यू का ऑब्जेक्ट आया, ये डब्ल्यू अगर चेक करके देखो यार, नल है। अभी कंस्ट्रक्टर पूरा चला नहीं है। जैसे ही कंस्ट्रक्टर की अगली लाइन चलेगी, ये जो ऑब्जेक्ट था वो डब्ल्यू में आ गया कि नहीं, ये नल दिख रहा था, अब नल है, अब नल नहीं है ना यार। देखो जरा, तो अब फिलअप रिक्वायर्ड फील्ड्स में जो ये वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो, हम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं यार सभी लोग इस डब्ल्यू को यूज कर सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू कैसा है, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। ये पूरी क्लास के हर मेथड के अंदर यूज हो सकता है। तो भाई हम तो कह रहे हैं ये पैरामीटर अगर नहीं भी दोगे तो भी काम करेगा। जरा देखो, बताओ, ये डब्ल्यू यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। यहाँ पैरामीटर भेज रहे हो, इसकी ज़रूरत है नहीं है यार। किसी मेथड में पैरामीटर की ज़रूरत अब से नहीं पड़ेगी। सिर्फ किसमें भेजना होगा, जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, जो भेजना है भेज दो, कंस्ट्रक्टर में जाके वेरिएबल में आ जाएगा, और इस वेरिएबल को तो हर कोई यूज कर ही सकता है। और सबसे बड़ी बात याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, गलती करने ही नहीं देगा तुमसे, गलती करने ही नहीं देगा। जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मना कर देगा ना, मजबूरी में तुमसे भिजवाएगा कि नहीं भिजवाएगा। जब तुम भेजोगे तो लेके वेरिएबल पे डाल देगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ये जो डब्ल्यू है ये इनिशियलाइज हो जाएगा कि नहीं, जिसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, और उसको फिर पूरी पेज क्लास यूज कर ले। तो इनसे बच जाओगे। जैसे यहां देखो, हर जगह आते हैं, जैसे लॉगिन पेज है, एक सेकंड, कहाँ गया, लॉगिन पेज है। अब इसको भी वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट चाहिए, और किसको चाहिए, इसको भी तो चाहिए होगा। बिना वेब यूटिल का ये भी अंदर कैसे काम करेगा। तो हम कह रहे हैं भाई इन चक्करों में पड़ो ही मत, हर पेज क्लास के अंदर बनाओ क्या, एक कंस्ट्रक्टर। कितना आसान होता है, पब्लिक लिखो, क्लास का नाम लिखो, जो पैरामीटर यहाँ से भेजना है वो भाई जो चाहिए वो लिखो, नाम कुछ भी रख सकते हैं। चलो हमने रख दिया क्या, डब्ल्यू ऑब्जेक्ट, और फिर इस क्लास के अंदर पब्लिक किस टाइप का, नॉन स्टैटिक, लेकिन किस टाइप का, वेब यूटिल डब्ल्यू, और लिख दो बस अंदर क्या, डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू ऑब्जेक्ट। अब ये जो हर मेथड में तुम पैरामीटर बनाते फिर रहे थे, वो जरूरत क्या हो गई, खत्म। बिल्कुल, हर पेज क्लास के अंदर हम क्या बनाएंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और वो भी कैसा, पैरामीटराइज्ड, जो मांग रहा होगा क्या, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। यहां भी क्या करेंगे, पब्लिक, क्लास का नाम होम पेज है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा, होम पेज, बस। और इसके बाद क्या, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, और यहाँ एक वेरिएबल और बना दो, पब्लिक वाइड क्या, सॉरी पब्लिक वेब यूटिल, और नाम क्या रख दें, डब्ल्यू, और अंदर लिख दें क्या, डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या बेनिफिट है, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेजेगा, वो ऑब्जेक्ट आके एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल पे सेट हो जाएगा, और यही वेरिएबल आगे लोग क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे हैं। ये भी जो बनाया ना, इनको जरूरत अब
नहीं है। देखो, इसकी भी जरूरत नहीं है। बस अब यही याद रखना है सबको, हर पेज क्लास के अंदर क्या बनाओ, कंस्ट्रक्टर। और वही है, हम तो कहेंगे ना, ऐसे भी नहीं करेंगे। हम लोग को अगर करना रहा होता काम करते समय तो लिखते नहीं हम क्या करते, यही वाला क्या करते, पूरा कॉपी और यहाँ ले आके क्या कर देते, पेस्ट ना। बस लीड इंफॉर्मेशन पेज क्लास है तो कंस्ट्रक्टर का नाम होम पेज से बदल के क्या कर देते, बस खत्म। ऐसे ही और देख लो, और कौन है, लीड्स है, सॉरी, यहाँ भी वही क्या करना होगा, सेम पैटर्न। क्या है सेम पैटर्न, सॉरी कहाँ गया, लो, और ये भी क्या हो गया, रेडी हो गया। ये जो वेब यूटिल, और कहीं नहीं, टेस्ट केस में नहीं बनाना है। कहाँ बनाना है, पेज वाइज जो क्लासेस बना रहे हो उनके अंदर। देखो इसमें भी आ गया है, इसमें भी हो गया है, इसमें भी हो गया है। और अब तुम्हारा ये नियम रहेगा, हम लोग ऐसे ही काम करते हैं कि जब भी कोई पेज क्लास बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना के वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट पास करा लेंगे। अब जो ऑब्जेक्ट बनाएगा भेजेगा, यहाँ से वेरिएबल पे डाल देंगे। अब इसकी बात क्या है, WU की क्वालिटी ये है कि ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ये पूरी पेज क्लास के अंदर यूज हो सकता है। तो एफर्ट बच गया ना। जहां 2500 मेथड में पैरामीटर बनाते हैं, 2500 मेथड में पैरामीटर बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्लासेस में बस पैरामीटर भेजेंगे कंस्ट्रक्टर में, बाकी लोग डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे। तो ये चेंज आपको करना है, पहले से अलग है लेकिन ये ज्यादा बेटर नहीं, ठीक है। तभी तो आपको समझ में आएगा यार, ये कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट तुमसे पूछेंगे ना, कंस्ट्रक्टर के क्या बेनिफिट्स हैं या कंस्ट्रक्टर तुमने कहाँ यूज किया, तो तुम बताओगे कि जी हमने जो फ्रेमवर्क बनाया है उसमें हर पेज क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट मांगता है, जो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट मांगता है। और हम लोग करते क्या हैं, सीधी बात, जो ऑब्जेक्ट मांगता है और उस ऑब्जेक्ट को लेके हम एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल पे सेट करा देते हैं और पूरी क्लास फिर उसे क्या करती है, यूज करते हैं। अच्छा सोचो, अगर यही कंस्ट्रक्टर ना हो तो एरर तो ना आ रहा भाई, एरर तो नहीं आ रहा। अब लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, नहीं चलेगा ना, तो WU तो क्या रह जाएगा, नल रह जाएगा ना यार। बिना कंस्ट्रक्टर के चला लो भाई, देखो कंपाइल होने को तो हो गया, बिना पैरामीटर के है इस समय, है कि नहीं। देखो तुम ही जरा ध्यान से देखो इस चीज को, हम किसी भी पेज क्लास में आए, हम इसी में आ जाए, ये क्या है बताओ भाई, ये कंस्ट्रक्टर हटा दे, चलो एरर आ रही है, नहीं आ रही है, कोई एरर नहीं होगी भाई, कंपाइल तो हो रहा है कोड ना। आप क्या भेज रहे हो यहाँ, ये WU है, किस टाइप का है, वेब यूटिल टाइप का है, तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, पूरी क्लास के अंदर तो यूज हो ही सकता है, लेकिन चल नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि WU क्या है, नल है। लेकिन जब यही करोगे, अब जब कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा तो क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा जब, तो WU में वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगी ना। अब तो ये नल नहीं रह जाएगा, अब ये दिक्कत नहीं करेगा। नहीं तो एक बार देख लो इसको, इतना क्या सोचना, ये हटा के देख लो कंस्ट्रक्टर, या हटाओ भी मत, क्या कर दें, कमेंट कर दें। एरर इसलिए आ रहा होगा, अब देखो अभी हम ऐसा कर दे रहे हैं कि सब कमेंट कर दे रहे हैं, चलो अब तो एरर नहीं दिख रही है ना, बोलो। और अब हम लोग LP डॉट कौन सा मेथड कॉल करें, वैलिड लॉगिन, देख लो भाई क्या होगा, सब दिखता है। न्यू लॉगिन पेज का मतलब क्या हुआ, लॉगिन पेज का क्या बन रहा है, क्लास का ऑब्जेक्ट। अंदर जाके देखो, कोई कंस्ट्रक्टर तो है नहीं भाई, चलेगा तो कुछ है नहीं, WU रहेगा, लेकिन WU में क्या रहेगा, नल।
चाहो तो देख लो भाई, लो दिखेगा भी। ये देखो एलपी है ना, एलपी के अंदर डब्ल्यू नाम का वेरिएबल है ना, क्या है, नल है ना यार। चलो अब यही एलपी की बात हो रही है। एलपी ऑब्जेक्ट में ही तुमने क्या रखा है, डब्ल्यू क्या है, नल है ना। अब एलपी डॉट क्या चलेगा, वैलिड लॉगिन। अंदर आओ, डब्ल्यू में क्या पड़ा है, नल ना यार। अब यही चलाओगे तो क्या दे देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, है ना। आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर यही क्या रहा होता, ये कंस्ट्रक्टर रहा होता, अब ऐसे तो हवा में चल नहीं जाता, अब क्या होता, यहीं से तुमसे क्या कर लेता, पैरामीटर मांग लेता। अब चला के देखो, आ गया कि नहीं आ गया। अब तो पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा ना, है ना कंस्ट्रक्टर। जब चलेगा तो डब्ल्यू का जो ऑब्जेक्ट, देखो डब्ल्यू अभी भी नल ही है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट आया है, जैसे लाइन नंबर 11 चलेगी डब्ल्यू पे आ जाएगा। अब डब्ल्यू नल नहीं है, जो ऑब्जेक्ट मिला वो कहाँ आया, एलपी में। हाँ भाई, जो मतलब यहाँ ये जो लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बना, इसके लिए देख रहे हो डब्ल्यू नल नहीं है। अब यही चलेगा एलपी डॉट वैलिड लॉगिन, अब डब्ल्यू नल नहीं है, देखना अब चलेगा, है ना। चला कि नहीं चला, ढूंढ लिया। और ये देखो टाइप भी कर दिया। अब बात समझ में आई। और ये कंस्ट्रक्टर का यूज है, लिख लेना इस चीज को, पूछेगा ना जब कंसेप्ट बताओगे, कंस्ट्रक्टर पूछेगा बता दोगे तो भैया कंस्ट्रक्टर वो बॉडी है जिसका नाम क्लास के नाम से क्या करता है, मैच करता है। न तो वाइड हो सकता है, न तो रिटर्न टाइप हो सकता है ना। और ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे सबसे पहले क्या चलता है, कंस्ट्रक्टर। और दो टाइप का होता है, एक डिफॉल्ट होता है, एक पैरामीटराइज्ड होता है। इतना बता दो। अब पूछेगा तुमसे ये कि तुमने कहाँ यूज किया, तो तुम बताओगे कि जो हमने जी ऑटोमेशन किया है, पेज वाइज क्लासेस बनाई है, हर पेज क्लास के अंदर हमने क्या बनाया है, कंस्ट्रक्टर, और जिससे हम वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेजते हैं और उसके अंदर एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल पे सेट करके पूरी क्लास के अंदर इजीली यूज करते हैं। अगर हम फिर ये भी बोल देना, अगर हम ऐसा नहीं करते तो उस क्लास के अंदर जितने मेथड बनाते सबके अंदर अलग अलग वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेजना पड़ता है, जिससे हम बच चुके हैं कंस्ट्रक्टर यूज करने की वजह से। क्लियर है। एक तरह से देखा जाए तो कंस्ट्रक्टर का क्या काम है, जो डब्ल्यू नाम का वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करना, वो नल है ना। जब कंस्ट्रक्टर चलता है तभी तो उसमें वैल्यू आती है, इसलिए पूछते हैं वो लोग कंस्ट्रक्टर क्या करोगे, तो कह दो कंस्ट्रक्टर से अगर उस क्लास में अगर कोई चीज जो हर जगह यूज करनी है उसको हम क्या कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। क्लियर। तो भाई ये चीज एकदम दिमाग में रखो। कहाँ गया, ये हो गया। अब इस तरह से लेकिन थोड़ा चेंज कर लो यार। कहाँ है तुम्हारे टेस्ट के ये जो है स्क्रिप्ट से थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। क्या चेंज हो जाएंगी भाई, देख लो, फटाफट कर डालो। यहाँ जितने भी हैं इनको भेजने की जरूरत नहीं है, बस यहीं एक बार भेज दो। अब ऐसा कोड हो जाएगा जी, जो हर मेथड भेज रहे थे अब उस चीज से क्या हो गए, तुम बच गए। कि बस जब ऑब्जेक्ट बनाना तो भेज देना, कंस्ट्रक्टर से जाके वेरिएबल में सेट हो जाएगा, फिर सारे के सारे लोग उस क्लास के इसे यूज कर पाएंगे।
तो ये देखो अब इस तरह से ऑटोमेशन हो गया, यही चेंज हो गया कल से आज में, है ना। और इसका बेनिफिट आगे टाइम तक मिलता रहे, और हमको भी यही अडॉप्ट करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, अगर मान लो हम इसी क्रिएट न्यू लीड पेज पे हैं, अगर मान लो यहाँ पे कंपनी का एक्स पाथ क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो चेंज करोगे ना। अगर कंपनी एलिमेंट का एक्स पाथ क्या चेंज हो जाए तो क्या करोगे, तुम चेंज करोगे ना, उससे तो नहीं बच सकते। लेकिन अभी यहाँ तुम्हें लग रहा होगा सर जी हाँ चेंज हो जाएगा तो आके हम यही बदल देंगे, लेकिन पहले ये देखो पेज में कितनी जगह है यहाँ पे टोटल। अच्छा जब फिलअप ऑल फील्ड्स करोगे तब भी तो ये सब डालोगे, फर्स्ट भाई लास्ट नेम कंपनी नेम, बस अब कुछ चीज़ें क्या डालोगे, एक्स्ट्रा डालोगे ना। आप कुछ चीज़ें क्या डालोगे, एक्स्ट्रा डालोगे, जैसे फर्स्ट नेम भी डालोगे, है ना, टाइटल भी डालोगे, लेकिन लास्ट नेम और कंपनी नेम तो तब भी डालोगे जब क्या सब फील्ड भरनी होंगी, और तब भी डालोगे जब सिर्फ क्या भरनी होंगी, रिक्वायर्ड फील्ड भरनी होंगी। अब तुमसे मान लो कंपनी नेम का एक्स पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया, कंपनी का एक्स पाथ क्या हो गया, एलिमेंट का एक्स पाथ चेंज हो गया, तो अब तुमको अब यहाँ 2 ही 4 मेथड दिख रहे हैं ना यार, रियल टाइम पे 2 ही 4 मेथड नहीं होंगे, एक पेज क्लास के अंदर 30 20 25 25 40 40 क्या होंगे, मेथड होंगे, क्योंकि उस पेज में इतनी फंक्शनलिटीज होंगी। अगर पेज पे 40 फंक्शनलिटीज है तो तुम भी तो पेज क्लास के अंदर कितने मेथड बनाओगे, 40 बनाओगे ना। अब मान लो किसी का एक्स पाथ चेंज हो गया, तो अब पूरे 40 में ढूंढोगे किस मेथड किस फंक्शनलिटी के अंदर हमने इसका यूज किया, ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे बताओ। अब ढूंढना शुरू करोगे तुम लोग तो ढूंढने में समय लगेगा ना, ये भी हो सकता। अब यही देख लो कंपनी यहाँ कितनी, कंपनी का एक्स पाथ कितनी बार यूज हुआ, 2 बार, एक बार और यहाँ, और दूसरी बार यहाँ। और कहाँ ढूंढना होगा, मेथड के अंदर, क्योंकि एक्स पाथ भी तुमने कहाँ लिखा है, भाई मेथड के अंदर ही तो सर्च एलिमेंट किए होगे, जो पेज वाइज मेथड बनाए होगे उसी में क्लिक करना, तो पहले सर्च एलिमेंट फिर क्लिक, तो पूरे में जाके ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा, बोलो। अब इसी से बचने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि आप चाहें तो अपना जो ये एक्स पाथ है या जो आपका एलिमेंट है, इसको मेथड में रखने का सबसे बड़ा एक नुकसान है कि मेथड में चला गया, कल को बदलना होगा तो मेथड के अंदर जाके घुसोगे और ढूंढोगे। एक तरीका ये कहता है कि आपको जो एक्स पाथ यूज करना है, ध्यान से देखो, जैसे कौन सा एक्स पाथ यूज करना है, यही या यही, ये अप्रोच कहता है, देखो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, ये कहता है कि अपने क्लास पेज क्लास के अंदर आना, आ गए, इसके बाद एक वेरिएबल बनाना पब्लिक, और इसके बाद वेरिएबल का क्या दे, भाई वेरिएबल जब भी बनाते पब्लिक टाइप का हो गया, फिर बताते हैं वेरिएबल का टाइप वेब ड्राइवर टाइप का है कि वेब एलिमेंट टाइप का है कि स्ट्रिंग टाइप का है। हमको वेब एलिमेंट की जरूरत है तो हम इसको किस टाइप का बना रहे हैं, वेब एलिमेंट। और इसके बाद देना होता है क्या, वेरिएबल को नाम दे दिया, जैसे सपोज करो क्या दे दिया, कंपनी नेम। बताओ कंपनी नेम किस टाइप का वेरिएबल है, वेब एलिमेंट टाइप का है, और कैसा वेरिएबल है भाई, नॉन स्टैटिक है ना, पूरी क्लास के अंदर कहीं भी यूज हो सकता है। और अब देखो ऐसे ही ये बताओ कंपनी नेम है, लास्ट नेम है, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लो, क्या नाम रख लो इसका, लास्ट नेम, ठीक। अब कंपनी नेम किस टाइप का है, वेब एलिमेंट टाइप का ना। अरे यार हम कह रहे हैं ये लाइन उड़ा दो, कमेंट कर दें, कर दिया ना। अब बताओ ये कंपनी नेम किस टाइप का है, वेब एलिमेंट टाइप का है, यही यहां लिख दें। ऐसे ही ये जो सॉरी कंपनी नहीं है, यहाँ पे क्या है, लास्ट नेम है, यहाँ क्या भेजना है, लास्ट नेम। ऐसे ही इसको भी हटा दो, इस लाइन की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लिख दो क्या, कंपनी नेम। यहाँ पे भी इस लाइन की जरूरत, चलो अभी डिलीट कर देंगे, नहीं है, यहाँ भी इस लाइन की जरूरत
नहीं है, सीधे लिख दो यहाँ क्या क्या सॉरी नाम क्या है, लास्ट नेम हेलो हाँ नहीं ऐसे ऐसे ही सेव बटन था तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर देते, पब्लिक क्या वेब एलिमेंट और क्या था वो चीज, सेव बटन, और जहां यूज करना होता सीधे लिख देते क्या, सेव बटन। अब कहोगे सर जी लिख तो दिए, अच्छा ये सवाल तो पहला ये उठता है कि सर जी ये कंपाइल कैसे हो रहा है ना, तो भाई क्यों नहीं कंपाइल होगा, ये वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मांग रहा है, आप एक वेरिएबल दे रहे हो जो किस टाइप का है, वेब एलिमेंट टाइप का, तो कंपाइल तो होगा ही। हमने पहले ही बताया है कि वेरिएबल का टाइप मैटर करता है, भाई उसमें नल है कि क्या है ये मैटर नहीं करता, देखो। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि सर जी ये काम कैसे करेगा, एक्स पाथ इसके पास कहाँ है ना, बिना एक्स पाथ के तो कोई चीज ढूंढी नहीं जाती। तब सेलेनी मारो ने एक तरीका और बताया, उन्होंने कहा एक्स पाथ ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस जैसे ये लास्ट नेम है ना, लास्ट नेम का एक्स पाथ, इसी लास्ट नेम के ऊपर जाना एक लाइन और लिखना @ फाइंड बाई, फाइंड मतलब ढूंढना, बाई मतलब द्वारा, किसके द्वारा ढूंढना है तो लिखो फाइंड बाई, और यहां लिख दो बिल्कुल एक्स पाथ इक्वल्स टू, ठीक हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही देखो कंपनी नेम का भी करना है ना, कुछ नहीं करना, कंपनी नेम के ऊपर भी क्या लिखना है @ फाइंड बाई, और एक्स पाथ यहां नहीं लिखना जब जैसे हम लिख रहे थे, बस तुम्हें क्या करना है उसका एक्स पाथ इस तरह से लिखना है। सर बात तो एक ही है ना, यदि हम मान लीजिए यहाँ पे तो मिट्टी की चीजें पड़ जाए, मतलब एक ही जगह चेंज, हाँ एक्स पाथ नहीं बदलने वाला, एक्स पाथ बदलने वाला नहीं है, एक्स पाथ तो पहले भी लिखते थे, एक्स पाथ अब भी लिख रहे हो, बस पहले हर मेथड जब यूज करते थे तो एक लाइन लिखते थे ना सर्च एलिमेंट, वो करने की जरूरत नहीं है। जितने एलिमेंट चाहिए तुमको पेज पे यूज करने के लिए उतने ही वेब एलिमेंट टाइप के वेरिएबल बना लेना, उनको एक नाम दे देना और उनका एक्स पाथ उनके ऊपर ऐसे चिपका देना। एकदम याद कर लो, पहले हमें ये ट्राई करना है, इसके डिटेल्स और भी देखेंगे फिर डिटेल में, अभी हमको सिर्फ इतना करना है, हमको यही पैटर्न अब यूज करना है। बिल्कुल देखो तब नहीं आएगा, रिलेशन यही है कि जस्ट उसके ऊपर है, रिलेशन यही है कि जस्ट उसके ऊपर है, जिसके ऊपर जो रहेगा वही माना जाएगा, यही सीधा सा रिलेशन है। ये @ है ना, इसको बोलते हैं एनोटेशन। जैसे @ ओवरराइट लिखते हो, कहाँ लिखते हो, जिस मेथड के ऊपर लिखते हो ना, एनोटेशन ऐसी चीज होती है या जो जहां लगाना होता है उसके जस्ट ऊपर लगाते हैं, ये समझ जाएगा। अब ये कहो कि तुम इसके ऊपर दे दो, सेव बटन पे लिख दो कैंसिल का एक्स पाथ और कैंसिल पे लिख दो सेव का, तो ये उल्टा ही समझेगा, एकदम नहीं काम करेगा। आपको लिखना पड़ेगा @ फाइंड बाई। इसका भी रीजन बताएंगे कि क्यों लिखवा रहे हैं ये @ फाइंड बाई। सर जैसे हम लोग उसमें रिटर्न करते थे तब न जाकर हम लोग सर उसमें सेंड कीजिए क्लिक करवा, हाँ तो सर इसमें कहाँ रिटर्न कर रहे हैं कि या सेंड? अरे यार ये देखो रिटर्न करते थे क्यों, क्योंकि भैया एक वेरिएबल में लेते थे तब आगे यूज करते थे, यहां अब तुमको सर्च एलिमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक जादुई लाइन सेलेनियम और देता है और वो कहता है बस उसे यूज करो, अपने आप जितने वेब एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट जिनका, जितने वेरिएबल जिनका नाम क्या है, जिनका टाइप क्या है वेब एलिमेंट, जिनके ऊपर लगा है क्या @ फाइंड बाई एनोटेशन, अपने आप उनके लिए अंदर ही अंदर फाइंड एलिमेंट चला के ढूंढ ढांढ लेगा।
अभी समझना एनोटेशन, एनोटेशन का मतलब एक चिन्ह है, एक क्या है, चिन्ह है। किस लिए? अब देखो ये एनोटेशन क्यों लिखवा रहा है। अच्छा ये बताओ, हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट नहीं लिखा ना, अब एक लाइन और आगे बताएंगे, एक मेथड कॉल करना सिखाएंगे। जब वो मेथड कॉल करोगे ना, उस मेथड में श्रेणी वालों का मेथड है, वो उन्हीं लोग का बनाया हुआ, वो लोग उस मेथड में यही लिखे हैं कि जाके देखो इस क्लास के अंदर किस कौन कौन वेब एलिमेंट टाइप का है और किसके किसके ऊपर @find by लिखा है, पहचानने के लिए यूज करता है। @find by लिखा हुआ पढ़ेगा तो समझ जाएगा, अच्छा यही है भैया। जैसे मान लो क्लास में 20 लोग हैं, अब 10 लोग को मारना है, तो क्या होगा, तो कोई चिन्ह होगा ना भैया कि भैया 10 लोग ऐसे होंगे, तो वही @find by क्या होंगे, एक चिन्ह है, एक वर्ड है जिससे वो सेलेनियम क्या करेगा, पहचानेगा। अभी असली खेल खेलेगा कौन, सेलेनियम का एक मेथड, उसी के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। और वो जब आएगा तो सबसे क्या बड़ी बढ़िया बात क्या होगी मालूम है, ये जो ये यहाँ ये सब सर्च वर्च एलिमेंट लिख रहे हो सब खत्म। अब से देखो कोड कितने लाइन का हो गया, 2 लाइन का, इसकी जरूरत नहीं है। जो एक्सपाथ लिखना है भाई, जैसे हाँ कहाँ, अच्छा हाँ ये भी तुमको सही लग रहा होगा कि सर 1 लाइन हटा दिए लेकिन यहाँ 2 लाइन लिख दिए। लेकिन ये सोचो, ये जो कंपनी नेम है, अब ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल में चला गया ना, तो पूरी क्लास के अंदर कितनी भी बार यूज हो सकता है कि नहीं। तुम ही अभी देख रहे थे इस मेथड में भी कंपनी नेम की जरूरत थी, इसमें भी जरूरत थी, तो दोनों जगह एक्सपाथ लिखे थे कि नहीं। अब तुम्हारा एक्सपाथ कहाँ है, एक जगह, और जिस उसी वेरिएबल को यूज कर रहे हो 2 जगह। एक बड़ा बेनिफिट ये है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, ध्यान से देखो, पेज पे काम करने वाले सारे एलिमेंट एक तरफ हो गए ऊपर, और सारी फंक्शनैलिटी हो गई एक तरफ क्या, नीचे। कल को हमें बदलना होगा, पहले बदलना होता तो हम पूरी क्लास के अंदर मेथड में घुस घुस के देखते हैं ना कि भैया ये एक्सपाथ कहाँ है। अब हमें पता है कि सारे एक्सपाथ कहाँ हो गए हैं, एक जगह ऊपर, और सारे मेथड हो गए हैं एक जगह क्या, नीचे। एक्सपाथ बदलेगा ना तो हम नीचे देखेंगे भी, क्योंकि हमें पता है सारे एक्सपाथ कहाँ है, ऊपर है। तो ढूंढने में, मैनेज करने में, चेंज करने में, सब में क्या होगी, आसान। इसलिए हम इसको यूज करते हैं। और जो बार बार सर्च एलिमेंट कर रहे थे उसकी भी जरूरत। और एक बात याद करो, चलो ये भी आगे बताएंगे, ये भी इस अप्रोच का एक फायदा और सुनना। एक एक्सेप्शन का नाम सुने हो ना, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। गलती करो तो आ जाता है, जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करो, वेब एलिमेंट बना, लेकिन पेज क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया, तो बेकार हो गया ना। इसका एक और बेनिफिट सुन लो, 99% चांस रहेगा जब ये अप्रोच यूज करोगे तो स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आएगा ही नहीं। कोई भी गलती तुम कर दो, आएगा नहीं। तो सर जो हम लोग जेनेरिक मेथड में सर्च एलिमेंट बनाए, वो क्या बनाए, एकदम डिलीट कर देंगे। अब जब यहाँ से उसका यूज हट गया तो जहां बना है वहां से भी क्या करेंगे, हम उसे हटा देंगे, नो डाउट। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। इस वेब यूटिल में जो ये मेथड है सर्च एलिमेंट, इस मेथड की जरूरत नहीं है। कमेंट कर दो, मन करे या मन करे हटा भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लो जी, अब इसकी जरूरत ही नहीं, इसकी जरूरत हट गई। क्या करना होगा आपको, बस याद रखना, अब ये सब जो जहां जहां कॉल की हो इसकी जरूरत नहीं है। किस एलिमेंट की बात कर रहे हो, क्रिएट लीड बटन की ना, तो बस क्या करो, ऊपर आओ, पब्लिक क्या लिखोगे, वेब एलिमेंट, और इसके बाद हाँ पब्लिक वेब एलिमेंट, और इसके बाद ये क्या है, क्रिएट लीड बटन है ना, तो नाम रख दें क्या, क्रिएट लीड बटन, सॉरी ये वेरिएबल, उसके ऊपर @ क्या, फाइंड बाई, और यही एक्सपाथ उठा के चलो खत्म। ये इसकी ज़रूरत अब, इस लाइन की ज़रूरत अब नहीं है। सीधे यूज़ करो क्या, वही वेरिएबल जिसके अंदर वेब एलिमेंट है। क्या नाम रखे हो, क्रिएट लीड बटन। क्लियर, ऐसे ही आ जाओ इस पे भी। अब इसमें भी इसकी ज़रूरत अब नहीं। हर जो एलिमेंट एक, अब देखो
ये है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, इस तरह से यूज करना। ये रियल पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है कि पेज वाइज क्लासेस बनाई हैं, पेज के अंदर जो काम करने थे उसके उतने ही क्या बनाए हैं तुमने, क्लास के अंदर मेथड बनाए हैं। अब उस क्लास के अंदर दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक एलिमेंट की और दूसरे उन पे काम करने की। काम करने के लिए तुमने मेथड बनाया और जो एलिमेंट्स थे सब टॉप पे ऊपर बनाते चले गए। जैसे ये है, कौन सा है, लीड्स लिंक है ना, नाम रख देते हैं, क्या क्या तरीका है, पब्लिक वेब एलिमेंट, और क्या ये लीड्स लिंक @ फाइंड बाई, और फिर XPath इक्वल्स टू, और उठा के ये यहाँ रख दो इसे, और इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। और नाम है क्या, नहीं नहीं, XPath भी लिख सकते हो, आईडी भी लिख सकते हो, नेम भी, जैसे जितना वहां नहीं चलता था बाई डॉट आई.डी, बाई डॉट नेम, बाई डॉट XPath, बाई डॉट CSS सेलेक्टर, सारा कुछ यहां भी लिख सकते हो। इस तरह से हमको अब करना है, हर जगह जाके आपको भाई ये चेंज अब करना पड़ेगा। यहां भी कर दें, क्या करेंगे फिर से वही, क्या पब्लिक और क्या वेब एलिमेंट, नाम रख देते हैं क्या यूजर नेम, और ऊपर लगा देते हैं क्या @ फाइंड बाय, और ये लो क्या XPath, और ये करने की जरूरत अब, ऐसे ही फटाफट सबके लिए बना डालो। एक यूजर नेम, एक पासवर्ड, यहाँ लिख दो क्या यूजर_ पासवर्ड, और लॉगिन बटन, इसका आई थिंक है सिर्फ क्या, सिर्फ लॉगिन है ना, जो भी है देखो। अच्छा, आईडी है क्या है, सबमिट बटन। और अब यहां लिख दो क्या यूजर नेम, ये लाइन भी उड़ाओ, यहां लिख दो क्या जो वेरिएबल का नाम है, इसको भी हटाओ और इसको लगा दो क्या ये लो जी, बन गई स्क्रिप्ट। ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे लिख दो, कितना अच्छा हो गया। पेज के अंदर फंक्शनैलिटी नीचे की तरफ, लोकेटर ऊपर की तरफ, लोकेटर नॉन स्टैटिक वेरिएबल की तरह है। तो सबसे अच्छी बात है, पूरी क्लास पेज क्लास के अंदर अगर 10 बार भी अलग अलग मेथड में यूज करना है तो तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही सेम इसको भी कर दो, अगर इसका भी हो तो क्या जो भी है इसका भी इस तरह से कर दो, और अब इस तरह से तुम ऑटोमेशन तुम्हारा चलेगा। अभी तो ये सब जो चीज़ें हैं अब तुम्हें क्या करनी पड़ेंगी, ठीक करनी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेंगी। यही तो अच्छा है, चेंज करने में ही इसकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, क्या बार बार हो जाएगा ना, यहाँ जाना है, ये करना है, ये लगाना है, ये रखना, ठीक है। तो चेंज खुद से कर लेना एक बार, और इसके बाद तुम्हारी स्क्रिप्ट अगर चाहोगे इसको पूरा कमेंट कर दे रहे हैं, अभी कर लेना सही, ठीक। वो कमेंट
कमेंट कर दिया ना, चलो छोड़ो उसको। ये देखो, अब चलाओ। अब एक चीज और बता दें आपको, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जो है एक डिजाइन पैटर्न या आर्किटेक्चर, ये कोई सिलेनियम की बकौती नहीं है। ये कोई भी यूज टूल कर सकता है। जब हम लोग सिलेनियम नहीं यूज करते थे तब भी हम लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करते थे, QTP में भी करते थे, सिलेनियम में भी करते थे। अब आगे प्लेराइट से ऑटोमेशन कर रहे हैं, वहां भी हम लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल लेके चलते हैं। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बस इतनी ही बात कहता है कि अपना जो वर्क है उसको पेज वाइज क्लासेस में तोड़ो, है ना। पेज वाइज क्लासेस में क्या करो, ब्रेक करो अपने एप्लीकेशन को, और उस पेज पे जो फंक्शनलिटी है उसके लिए मेथड बनाओ। नीचे रख दो मेथड्स, ऊपर रख दो वेरिएबल। ये ऐसा नहीं है सिर्फ सिलेनियम में यूज होगा, बस अब सिलेनियम अपनी तरफ से ये एक्स्ट्रा चीज देता है। क्या? वही सिलेनियम देता है, ये देखो, ये अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देता है सिलेनियम, और वो है क्या? @find by annotation। हाँ, स्टैटिक मत बनाओ चीजों को, पहले हम बता रहे हैं। हमने हर चीज नॉन स्टैटिक बनाई। क्यों बनाया? रीजन नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड रहता है, ऑब्जेक्ट खत्म होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा ना। लेकिन चीजें स्टैटिक बना दोगे तो भाई वो क्लास के साथ रहेगा, क्लास तो खत्म होती नहीं जब तक चल रहा है। तो जो एक बार पिक्चर में आएगा मेमोरी लेके बैठेगा, छोड़ेगा नहीं। ना, वो दिक्कत नहीं आएगी। वो दिक्कत नहीं आएगी, सीधी एक दिक्कत आएगी, यही एक सिंपल सा, कि जो स्टैटिक होगा वो मेमोरी छोड़ेगा ही नहीं। मान लो हम टेस्ट केसेस ऑटोमेट किए हैं 500, हमने 250 पेज क्लासेस बनाई हैं। हर पेज क्लास के अंदर मान लो 40-50 क्या है, एलिमेंट है। तो जब मेरा ऑटोमेशन चलेगा, पहले पेज क्लास से बात करेगा, 40-50 उसके वेरिएबल स्टैटिक लोड हो जाएंगे कि नहीं, और वो स्टैटिक है तो वो जाएंगे भी कहीं नहीं। दूसरा होगा तो वो भी लोड हो जाएंगे, धीरे धीरे मेरे रैम पे बढ़ते चले जाएंगे। टाइम आएगा मेरा सिस्टम हैंग करके बंद कर देंगे। मेरा एक ऐसे ही दोस्त था, वो एक प्रॉब्लम यही फेस कर रहा था कई दिन से। वो यही बार बार कहता था, यार हम चलाते हैं, पहले चल रहा था मेरा ऑटोमेशन, लेकिन पिछले हम लोग 15-20 दिन से इशू फेस कर रहे हैं। चलाएंगे, उन लोग का ऑटोमेशन ढेर सारा था, चलना था 8-10 घंटे, कहें 3-4 घंटा चलता है फिर बंद हो जाता है यार। और भाई उससे हम उसके सिस्टम का कोड तो नहीं देख रहे थे, तो हमसे वैसे पार्क में घूमते हुए बात बता रहा था, तो हम उससे बता रहे थे यार कि अच्छा ऐसा है यार, ये किए हो, ऐसा किए हो। कहा हाँ यार सब चल रहा है। फिर हमको भी लग रहा था भाई अगर न चलता तो कोई नहीं चलता। अब क्या पहले चल भी रहा था, अब भी चल रहा है, लेकिन अब यही कह रहा है ये इशू कि 3-4 घंटा चलता है, लेकिन 8 घंटे चलना है, पूरा चलाना नहीं चलता। 250-300 चला के क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जबकि मेरे पास टेस्ट केस कितने हैं, 500। बोला मेरा भी दिमाग नहीं गया कि हमें नहीं लगा था ये गलती किया होगा। तो 1-2 दिन बाद फिर यही बताया यार बहुत दिन से बहुत R&D कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वैसे तब मेरे दिमाग में मैंने पूछा कि वेरिएबल्स क्या तुम्हारे जो पेज वाइज क्लासेस बनाए हो उसके अंदर जो वेब एलिमेंट है वो किस टाइप के, क्या वो तो बोल दिया स्टैटिक। तब हम कहे तुम्हारे साथ यही इशू, वो तुमने चीजें बनाई क्या स्टैटिक। तो जब क्लास का नाम पढ़ेगा तो क्लास लोड करेगा, क्लास के साथ क्या चीज लोड करेगा, स्टैटिक। पहली क्लास पिक्चर में आई उसको लोड कर लिया, दूसरी आई उसको लोड कर लिया, किसी को छोड़ नहीं रहा है, लोड करते चला जा रहा है। 2-2.5-3 घंटे तक पहुंचते इतनी ज्यादा एलिमेंट्स उसके ऊपर लोड हो जाते हैं कि अंतिम में क्या होता है, आउट ऑफ मेमोरी क्या दे देता है, एरर थ्रो कर देता है। सोल्यूशन यही था। देखो यही नॉन स्टैटिक का क्या बेनिफिट है। नॉन स्टैटिक का सबसे बड़ा बेनिफिट, ध्यान से देखो, मान लो मेरा ये टेस्ट केस चलना शुरू हुआ, ये मेरा टेस्ट केस चलना शुरू हुआ, क्या होगा बताओ। यहाँ लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, वेरिएबल्स लोड होंगे कि नहीं होंगे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो उसके हैं ऊपर वो लोड होंगे कि नहीं, हो जाएंगे, सही बात है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट बना वो एक लोकल वेरिएबल के अंदर है कि नहीं। जैसे ही इस टेस्ट केस से बाहर निकलेगा लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लोकल वेरिएबल खत्म होगा तो जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस लिया है गार्बेज कलेक्टर उसे क्या करेगा, खत्म कर देगा। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सारी मेमोरी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। अब जब उसने सबको नॉन स्टैटिक बना दिया उसका सारा इशू खत्म। अब तो क्या हो रहा था, एक टेस्ट केस चलता था, ऑब्जेक्ट बनता था,
नॉन स्टैटिक वेरिएबल लोड होते थे, लेकिन कैसे मेथड से बाहर निकलता था, ऑब्जेक्ट खत्म होता था, ऑब्जेक्ट खत्म होने की वजह से क्या होते थे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल खत्म हो जाते थे। दूसरा क्या, कोई दिक्कत नहीं, बस क्या दिक्कत थी उसके साथ, उसने चीजों को क्या बना रखा था, स्टैटिक। स्टैटिक जनरली मत बनाओ, स्टैटिक चीजों के साथ दिक्कत यही है, एक बार पिक्चर में आते हैं फिर तब तक मेमोरी नहीं फ्री करते जब तक प्रोग्राम आपका बंद नहीं हो जाता। इसीलिए सारे वेरिएबल्स हम क्या बना रहे हैं, नॉन स्टैटिक। और एक चीज है भाई, ऊप्स के सारे फीचर्स लेने हैं, हम वेब यूटिल भी क्यों बनाए नॉन स्टैटिक, क्योंकि ऊप्स के सारे फीचर्स चाहिए, चाहे वो ओवरराइडिंग हो, चाहे जो ओवरराइडिंग, देखो ओवरराइडिंग सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड्स की होती है ना, स्टैटिक बनाओगे तो क्या ओवरराइडिंग का बेनिफिट ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो मिस कर दोगे। इसीलिए हम जनरली चीजें क्या बनाते हैं, नॉन स्टैटिक ही बनाते हैं। अब देखो इस तरह से चल रहा है, क्लियर है। अब लेकिन एक चीज ये भी बता दें आपको, अभी भी इसको चलाएंगे तो चलेगा नहीं, चलाएंगे तो चलेगा नहीं, रुको चला के दिखाते हैं। ब्राउजर लॉन्च हो गया, लेकिन क्या आ गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। किस लाइन पे चेक भी कर सकते हो, वैलिड लॉगिन पे, यहां पे आया क्या, नल पॉइंटर कुछ नहीं किया। तो एक चीज और भी जान लो, कल इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इसको देखो फिर वही बात होती है, जितना समझ में आ रहा है इसको चेंज तो करोगे ना, पहले अपने आप को इसकी प्रैक्टिस में ले आओ। इसमें एक छोटी सी कमी है जिसकी वजह से नहीं चल रहा है, ये भी दिखाते हैं। एक लाइन लिखनी पड़ेगी, कहाँ पे, कंस्ट्रक्टर के अंदर लाइन नंबर, दूसरी लाइन में एक लाइन लिखनी पड़ेगी, और लाइन देखना क्या होगी, एक क्लास है, क्या नाम है, पेज फैक्ट्री, नाम क्या है, पेज फैक्ट्री। ये क्लास यूज करना, क्लास है, क्लास के साथ तो स्टैटिक चीजें आती है ना, डॉट करोगे एक स्टैटिक मेथड आएगा जिसका नाम है, क्या नाम है, इनिट एलिमेंट्स। इसके अंदर फिर दो पैरामीटर भेजने, पहला पैरामीटर भेजना है तुम्हें ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। ड्राइवर का ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे पास है नहीं, ड्राइवर कहाँ है, वेब यूटिल के अंदर, यही है ना ड्राइवर। लेकिन तुम्हारे पास वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ना यार, डब्ल्यू के अंदर क्या है, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट ही तो है। तो लिख दो यहाँ डब्ल्यू डॉट, भाई ऑब्जेक्ट रहेगा तो डॉट लगाओगे तो नॉन स्टैटिक चीजें आएंगी ना, डब्ल्यू डॉट ड्राइवर। और दूसरी लाइन यहां लिख देना एक और, दिस। अब जरा चलाते हैं, चलाना, यूजर ने पासवर्ड डाला कि नहीं, लॉगिन किया ना, लेकिन आगे जाके फिर फेल हो गया होगा। अब दिक्कत आई होगी कहाँ, इसको होम पेज पे, क्योंकि होम पेज पे भी तुमने एक चीज मिस की है, लाइन, क्या लाइन डालनी है, लाइन नंबर 2 पे, वही पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स डब्ल्यू डॉट ड्राइवर, और फिर क्या भेजना है, दिस। अब ये भी काम करने लगा, अब ये भी काम करने लगेगा। ऐसे ही तुमको ये लाइन जोड़नी है कहाँ, हर पेज क्लास के अंदर, बस इतना ही जोड़ दो बस। अब हो गया ना, अब चलाओ, अब दौड़ के चलेगा। तो अभी फिलहाल तुमको ये समझ में आया है कि ये अप्रोच करना है तो सर्च एलिमेंट उड़ा देना है, ऊपर वेब एलिमेंट बनाना है, नाम जो देना है दे देना है, ऊपर @find by करके एक्सपाथ लिख देना है सारे एलिमेंट्स का जो जो उस पेज क्लास के अंदर यूज होंगे। और एक बात का और ख्याल रखना, देखो सब चल रहा है, एक बात का और ख्याल रखना है कि हर पेज क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर ये लाइन जरूर जोड़नी। सर इसका मतलब बताएंगे,
नहीं, अभी आज तो इतना ही बताएंगे कि इसको क्या करो, यूज करो, चेंज करो, चलाओ, ठीक है। फिर कल बताएंगे कि आखिर ये लाइन का क्या मतलब है, ये आखिर नहीं था तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा था ना, क्यों आ रहा था, क्या इसका सेंस है, क्या काम कर रहा है, क्यों लाइन हट गई है, क्योंकि सारा खेल इसी लाइन का है। अभी नल पॉइंटर आ रहा था ना, ध्यान दिए होते तो नल जैसे अगर ये उड़ा दें लॉगिन पेज से, देखो कमेंट कर दें। अब चलाओ, चलो एक बार डीबग करके देखते हैं, चलेगा तो यहाँ आएगा ना, चला देखना। ये क्या हो रहा है, न्यू लॉगिन पेज। अब तो वो लाइन हमने कमेंट कर दी है ना यार, ये वाली पेज फैक्ट्री वाली। चलो आ गया, लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बन गया। वैलिड लॉगिन चलाओगे तो एरर आएगी, जानते हो, क्योंकि जरा देखो लॉगिन पे एलपी है ना, इसके पास जितने वेरिएबल हैं सब क्या है, नल है ना। जितने वेब एलिमेंट हैं जिनके ऊपर @find by लिखा है सब क्या है, नल है ना। तो भैया वैलिड लॉगिन के अंदर जब ये यूज होंगे तो क्या देंगे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन ही तो देंगे, और कुछ थोड़ी दे सकते हैं। इसका काम यही है इस लाइन का, अगर ये देख रहे हो तो ये देखो, इस लाइन का काम यही है कि जो भी वेब एलिमेंट इस पेज पे हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या है, नल हैं, इनको इनिशियलाइज कर देना। एक बार देखो, देखो तुम्हारे सब आंख के सामने दिखेगा, देखो इधर, फिर चलाते हैं। देखो यहाँ आ गया ना, लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बना है ये। अच्छा एक चीज़, अभी ये लाइन नहीं चली है ना, लाइन नंबर 14 जो बता रहे हैं कि जिसका काम क्या है, वेब एलिमेंट को क्या करना है, इनिशियलाइज करना। एक फर्क दिखेगा तुमको यार, जितने वेरिएबल्स हैं सबके ऊपर कर्सर ले जाओ, सब क्या है, नल है ना। लेकिन जरा यही लाइन चलने तो दो, लाइन नंबर 14 चल गई। अब ले जाओ, अब कोई नल नहीं है, अब ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुके हैं वेब एलिमेंट टाइप के। तो इसका काम यही है, जो भी वेब एलिमेंट हैं जिनके ऊपर @find by लिख रहे हो वो तो होते नल ही हैं, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है, वो इनिशियलाइज करना इसका काम है। आई बात समझ में। अब चलाओ, सब बढ़िया से चलेगा। तो अभी फिलहाल इतना करो, आज इसे प्रैक्टिस में ले आओ, और 1-2 टेस्ट केस क्या करो, इसको चेंज करो। जैसे देखो काम क्या नहीं है आपके पास, इतना करो पहले कि इसको चेंज करो, है ना। चेंज करने के बाद कुछ ऑटोमेटेड है उसको फिक्स कर लो, इसके बाद एक नया टेस्ट केस और ऑटोमेट कर लो। जैसे अगर हमने लीड्स का किया है, इसका किया है, तुम कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा पकड़ लो, इनवॉइस कुछ भी ऐसा पकड़ लो। जब तुम उसको पिक कर लोगे तो इजीली क्या होगा, वो आराम से उसके लिए चले। तो उसके लिए भी सारा इम्प्लीमेंट करो। फिर कल इसी के बारे में, अभी बहुत बातें हैं इसके बारे में, ये पेज फैक्ट्री, डॉट इनिट एलिमेंट्स, और फिर दूसरा हमने बताया ना स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन नहीं आता। फिर कल एक और कंसेप्ट बताना है आपको, अर्ली सर्चिंग और लेजी सर्चिंग का। अर्ली सर्चिंग और लेजी सर्चिंग। अर्ली सर्चिंग वो होती है जिसमें पहले ढूंढ लेता फिर काम करता है, और लेजी सर्चिंग ये होता है कि ये व्यवस्था कर लेगा कि ढूंढना कैसे है, लेकिन ढूंढेगा तब जब काम पड़ेगा तब। एक है कि भैया उसका काम ये ढूंढ ले, इसलिए क्या अर्ली सर्चिंग, पहले सर्च कर लेगा। एक है क्या, लेजी सर्चिंग। एक तो ये है कि जैसे इंफॉर्मेशन दोगे पहले ढूंढ लेगा, बाद में जाके क्या करेगा, काम करेगा। एक ये है कि जब इंफॉर्मेशन दोगे तो ढूंढेगा नहीं, जेब में रख लेगा, फिर जब कहोगे कि जाके काम करो तो उसी समय ढूंढेगा और उसी समय काम करेगा। तो ये क्या हो गई, लेजी सर्चिंग। जो तुम्हारा पहले वेब एलिमेंट नहीं, ड्राइवर.find एलिमेंट करते थे, वो अर्ली सर्चिंग था। यहां तुमको मिलेगी क्या, लेजी सर्चिंग। इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो चलो आज पहले इतना इंप्लीमेंट करो, और फिर कल हम लोग